दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल शरद शरण जी। कर्नल साहब, आपसे अंतिम बात हुई थी नवंबर के महीने में और पिछले 17 दिनों में गंगा में काफी पानी बह गया उत्तर प्रदेश में। आप जिस पीडीए की बात करते थे और एक बड़ा वर्ग, एक जाति का बड़ा वर्ग आपके साथ जुड़ा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, कुर्मी बिरादरी का, जिसकी वजह से आपके 5-6 संसद सदस्य भी चुने गए कुर्मी बिरादरी के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस नाराज कुर्मी वोटर को साधने के लिए अपने 7 बार के लोकसभा सांसद को, जो केंद्र में वित्त राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर थे, उनको उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब उनकी निगाहें उन वोटरों पर, कुर्मी वोटरों पे, जो उनसे नाराज होकर 2024 में चले गए थे। तो कैसे करेंगे आप? क्योंकि उनका वो चाहते ये हैं जो उन्होंने बिहार में किया कि यादव छोड़ के जितना भी नॉन यादव ओबीसी था उनको एनडीए से जोड़ लिया और उनको बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो पहला कदम है। कुर्मी बिरादरी के पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अभी और भी आने वाले दिनों में भाजपा कोशिश यही करेगी कि जो उनसे नाराज ओबीसी मतदाता 2024 में छोड़ के चला गया तो उसको वापस अपने फाली में लाया जाए। तो आपकी क्या रणनीति है इस पे? पाठक जी, जय हिंद। इसमें कोई शक नहीं, हम लोग काफी दिन बाद मिल रहे हैं। बीच में कई तरीके के हम लोगों के कार्यक्रम थे और कल ही हम लोगों ने जो बांग्लादेश का सृजन हुआ है, भारत पाक युद्ध, उसके विजय के उपलक्ष्य में हम लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और प्रदेश में सभी जिलों में कार्यक्रम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं कल शहीद स्मारक रेजिडेंसी के पास हम लोगों के साथ उपस्थित थे। तो एक गर्व का विषय है कि इस देश ने कभी बांग्लादेश जैसा एक देश सृजित कर दिया था। और हाँ, वो पुराना भारत था और जिसको ये नया भारत कह रहे हैं उससे बेहतर था। इसका एक उदाहरण दिया है आपको। जो आपने बिहार से जोड़ते हुए नए अध्यक्षों का जो मनोनयन हुआ है, चुनाव नहीं कहूंगा मैं, मनोनयन ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में, उसमें जहां तक बिहार की बात है पाठक जी, पीडीए तो एक साथ था, चुनाव आयोग किसी और के साथ। नहीं, वो ठीक है, लेकिन अभी सवाल ये है कि पंकज चौधरी को जो बिरादरी 2014 से उनके साथ थी, 2014 आता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ये फैलाने की कोशिश कर रही है कि जातियों में मतभेद पैदा करके उन्होंने बिहार का चुनाव पलटा, तो ऐसा नहीं है। लूटा हुआ चुनाव है, पीडीए एक मत एक साथ है, इसमें कोई शक नहीं। और उत्तर प्रदेश के माध्यम से आसपास के काउ बेल्ट में, हिंदी बेल्ट में और अन्य राज्यों में लगातार अनवरत जा रहा है और बस मजबूती से जा रहा है। और ये अभी से नहीं जा रहा है, इसमें पाठक जी कई साल की मेहनत है, बहुत मर्म के साथ मेहनत है। मैं आपको शुरुआत उदाहरण से करूंगा, अनुप्रिया पटेल जी के। आपको याद होगा 2019 का चुनाव था लोकसभा का, और उसके 6 महीने पहले जो ये कहते हैं कि इनके पास जमीन का फीडबैक रहता है, संघ और इनके कार्यकर्ता गांव गांव गली में हैं। हालांकि जिन एजेंसियों को इन्होंने करोड़ों रुपए दिए, उन्होंने इन्हें फीडबैक दिया और उसके बेस पे इन्होंने अनुप्रिया पटेल जी को मंत्रालय में दिल्ली के शामिल किया। तो आप क्या समझते हैं, कुर्मी समाज हमारे पिछड़ों में सबसे अधिक जागृत और शिक्षित समाज है, किसान समाज है। वो भी जानते हैं कि उनको कुर्मियों को कुछ नहीं देना था, अनुप्रिया पटेल जी को मंत्रालय देकर के कुर्मियों का वोट चाहिए था लोकसभा। और क्या हुआ आप जानते हैं? अगर जातिगत हिसाब से वोटों को बांटा जाए तो क्या हुआ आप जानते हैं? लेकिन वो मुखरता के साथ 2022 के चुनाव के बाद जब बूथवार लोगों ने स्टडी किया, तब उनको रियलाइज हुआ कि पिछड़ों की बहुत जातियां, और क्योंकि हम कुर्मी जाति विशेष की बात कर रहे हैं, तो कुर्मी क्षत्रिय बहुत से छिटकने शुरू हो गए हैं और बहुत से छिटक गए हैं। और उसकी परिणति देखिए 2024 में आते आते कहां पहुंची कि जिस चेहरे को मंत्रालय देकर के वो कुर्मी समाज का वोट लेना चाहते थे, वो भी कैसे जीत पाई है, लोकसभा पहुंच पाई है, ये भी पूरा प्रदेश जानता है। अब एक बात और पाठक जी बताइए,
वो नहीं देखिए, मेरी मैं याददाश्त में एक मिनट रुक जाइए आप। जी जी 2022 में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे स्वतंत्र देव सिंह, जो कुर्मी मैं बिरादरी से उसी पे आते आ रहा हैं। था। जी जी तो उन्होंने 2022 में देखिए पहली बार ऐसा हुआ 1984 के बाद कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव में वापस लौटी है। जी 1984 में कांग्रेस की वापसी हुई थी जी और जी 2017 में भारतीय जनता पार्टी अगर जोड़ा जाए तो लगभग 33 सालों बाद सत्ता में 2022 में वापसी हुई थी। जी तो पहली ऐसी सरकार थी पिछले 30-35 सालों में जो कि दोबारा सत्ता में आती है। ठीक है, थोड़ा बहुमत कम हुआ, लेकिन प्रचंड बहुमत फिर भी कहेंगे आप। 403 में गठबंधन के साथ 275। मैं तो थोड़ा असहमत हूं पाठक जी, मेरी असहमति स्वीकार कीजिए और उसका उदाहरण आप सुनिए। 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने कहा है। और 2014 के बाद राजनीति के मानक भी बदल गए हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और 2014 के बाद नए भारत का उदय हुआ है, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। और 6-7-8 साल के बाद जाके हमें ये समझ में आया है कि नया चुनाव आयोग भी पैदा हुआ है, ये भी अब जनमानस जान रहा है। तो जो 33 साल का इतिहास बदला है इन्होंने 2022 में, उसको नए भारत के इतिहास में ही रहने दीजिए, उसको पुराने भारत के इतिहास से मत जोड़िए। मानक बदल गए हैं, पैमाने बदल गए हैं, राजनीति बदल अरे गई है, आप मुझे इस उसके मूल्य सवाल का बदल गए जवाब हैं। ही नहीं दे रहे हैं कि मैं आपके आपका जो सवाल पे आ रहा हूं, मैं कुर्मी आपके वोट बैंक सवाल जो पे आप मैं आपके सवाल पे ही आ रहा हूं। तो ये जो दोबारा सरकार बनाई है, ये सब चोरी की सरकार है, मैं ये बताने के लिए ये उदाहरण दे रहा था। अब पाठक जी इस कुर्मी के सवाल पे आ जाते हैं। जब ये बताइए, कुर्मी समाज का जहां तक मुझे याद है ये चौथे प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इससे पहले ओम प्रकाश जी कितने जमीनी नेता थे आप जानते हैं। स्वतंत्र देव जी भी रह चुके हैं, और विनय कटियार जी को कौन भूल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब 2 लोकसभा से आगे बढ़ी है, तो विनय कटियार जी को तो कम से कम पुराने भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जानते होंगे, और हम लोग भी जानते हैं। लेकिन जब बात पीडीए की ही कर रहे हैं और भाजपा से जोड़ ही रहे हैं, तो थोड़ा और पीछे ले चलते हैं ना पाठक जी आपको। आप गोविंदाचार्य जी तक क्यों नहीं जाना चाहते? नहीं गोविंदाचार्य जी ने तो ये फिलॉसफी तैयार की थी कि पिछड़ों को चेहरा बना के और उनका फोटो दिखा करके कैसे पीडीए का वोट लेना है और कैसे मनुविधान का साम्राज्य स्थापित करना है। ये नियम तो गोविंदाचार्य जी ने बनाए थे, लेकिन गोविंदाचार्य जी ये भूल गए। मैं तुलना के लिए कह रहा हूं, मैं भाजपा को सांप नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप सांप को दूध पिलाएंगे तो क्या डसना बंद कर देगा? तो उनका पहला शिकार कौन हुआ, आप खुद देख लीजिए। गोविंदाचार्य जी को साफ किया, उमा भारती जी को साफ किया, बाबूलाल गौड़ जी को मध्य प्रदेश में साफ किया, कल्याण सिंह को साफ किया। और जिन पिछड़े चेहरों से पीडीए के वोटों से भाजपा जब आई, तो सबसे पहले उन्होंने पीडीए को ही साफ किया। उसके बाद यहां देख लीजिए, जो स्टूल मंत्री के नाम से चर्चित हैं, आखिर उनकी ही फोटो दिखा के वोट लिया था ना, योगी जी की फोटो से तो नहीं लिया था। और फ्लीट भेजी बनारस मनोज सिन्हा जी के पास, और हेलीकॉप्टर पहुंच गया गोरखपुर। तो ये सब क्या अरे है? सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। ये जी आप घुमा रहे हैं। आप देखिए, आप बताइए। जहां जहां वो लोकसभा हारे थे, वहां वहां विधानसभा चुनाव ने बड़ी बड़ी आसानी से जीता है। चाहे वो हरियाणा में हारे थे बुरी तरह से, महाराष्ट्र में हारे थे, बिहार में भी उनकी 9 सीटें कम हुई थी, 39 सीटें थी, 30 पाए थे वो लोकसभा में, लेकिन जबरदस्त रूप से विधानसभा चुनाव जीते हैं। और अब अगला निशाना उनका उत्तर प्रदेश है। भाई आप क्या तैयारी करेंगे? क्योंकि वो तो ये साबित करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण पद यादव जी को ही मिलेगा, मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव ही बनेंगे। किसी कुर्मी को, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी पिछड़े को मुख्यमंत्री बना दो उत्तर प्रदेश में, तब आप क्या करेंगे? अभी तो प्रदेश अध्यक्ष बदला है, पार्ट 1 पार्ट 2। पाठक जी, आप तो पूरा हाँ विमर्श ही पलट देना चाहते हैं। अब सुनिए नहीं मेरी नहीं, बात, थोड़ा धैर्य से समय दीजिएगा। बिल्कुल। देखिए देखिए, हम दो और हमारे दो की जो व्यवस्था दिल्ली में है, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एक लंबे दौर से ये चाहते हैं कि आदित्यनाथ जी को मुक्त कर दिया जाए। और जैसे 2017 में पीडीए की फोटो दिखाई गई थी, सरकार में रहते हुए पीडीए की कोई फोटो तैयार की जाए जिससे कि पीडीए के वोटों को ज्यादा चिपकाया जा सके, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं।
क्योंकि जो वर्तमान व्यवस्था है वो ये कह रही है कि अगर आप पीडीए का कोई फोटो छांट के लाएंगे तो हम भाजपा की फोटो मिटा देंगे उत्तर प्रदेश से। तो उन्होंने क्या किया आप भी जानते हैं। आप पंकज जी को देख रहे हैं कुर्मी क्षत्रिय समाज के नेता के तौर पे, जहां से हम देख रहे हैं महाराजगंज और दिल्ली के अलावा तो वो किसी तीसरी जगह कभी जाते ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, ना कभी वो गए हैं। हाँ, मोदी जी जरूर 200 मीटर पैदल चल के उनके दरवाजे तक गए थे, और तब से आदित्यनाथ जी की नजर उन पे और उनकी आदित्यनाथ जी पे नजर रहती है। तो ये काउंटर बैलेंसिंग एक्ट है। जब वो पीडीए की फोटो नहीं दे पा रहे हैं लखनऊ में, तो उन्होंने फिर काउंटर के लिए एक पीडीए के चेहरा को बनाया। और आपको लगता है कि कुर्मी समाज इस चीज को समझ नहीं पा रहा है? हम लोग पाठक जी 1 साल से अधिक समय हो गया है, गांव गांव चौपाले कर रहे हैं खटिया में, और दरी बिछा के और खाद की बोरियों की पल्ली बिछा के, और पीडीए के एक एक समाज, एक एक जनमानस को जागृत किया गया है, बताया गया है कि तुम्हारे लिए अरे भाई भारतीय जनता पार्टी ने बस पाठक जी बिल्कुल सही। बस एक लाइन, नहीं एक लाइन आप पाठक जी, एक हाँ, लाइन, हाँ। एक लाइन। भारतीय जनता पार्टी को क्या चाहती है एक एक जनमानस अब जानती है, हमारे समझाने से उन्होंने सुना है। और वो जनता ये जानती है कि बीजेपी ने पीडीए के लिए एक टर्म बनाया है, नॉट फाउंड सुइटेबल। जी नहीं आपने गांव गांव पीडीए सम्मेलन किया, वो तो हिंदू पंचायत करने जा रहे हैं, आरएसएस और बीजेपी। हिंदू भाई पंचायत तो हो देखिए, चुकी पाठक जी। नहीं होगी। हिंदू हिंदू न्याय पंचायत ये आरएसएस ने निकाला है। उत्तर प्रदेश में 90,000 गांव है, वो अगले 1.5 साल में 9,000 न्याय पंचायत में करने जा रहे हैं ये। हिंदू पंचायत तो पाठक जी, मुझे जहां तक याद आ रहा है, हिंदू पंचायत की परिणति तो लगभग 21 महीने पहले हो चुकी है, 20-21 महीने पहले। जब एक रोस्ट्रम से खड़े होके मोदी जी ने बोला था आज से भारत का नया दौर शुरू हो गया है। अब जो 2000 जो साल है उनका इतिहास फिर से लिखा जाएगा और एक नई शताब्दी शुरू हो गई है। उन्होंने तो अंग्रेजी कैलेंडर मानने से मना कर दिया था उसी प्राचीर से जब उन्होंने भाषण दिया था, और उसी के बाद उन्होंने लोगों ने ब्रह्मा का अवतार बता दिया था। ये तो 20-21 महीने पहले परिणति हिंदू पंचायतों की हो चुकी है पाठक जी। और आम आदमी ने कह दिया है कि कटेंगे बटेंगे या धार्मिक सद्भाव या धार्मिक प्रभाव की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अब तो हम हक और हुकूक की और हिस्सेदारी की राजनीति करेंगे। आप सारी जातियों को गिनिए और उनकी संख्या बल में देश के साधन और संसाधन उनका हिस्सा दीजिए। आपने बनाया, हम घंटी बजाएंगे, पूजा करेंगे, प्रसाद लेंगे, पैर छुएंगे, चले आएंगे, लेकिन सरकार से तो काम का हिसाब मांगेंगे, मंदिर का हिसाब नहीं मांगेंगे ना। उससे तो भगवान से, वो आस्था की बातचीत तो भगवान से होगी, सरकार से बात होगी विकास की, हक और अधिकार की। तो ये पंचायतें तो 21 महीने पहले समाप्त हो चुकी है पाठक जी, और इसकी परिणति पूरा देश देख चुका है। अब आप बासी कड़ी बार बार गर्म करके खिलाना चाहें तो देश इतना मूर्ख नहीं है। नहीं बात इसकी नहीं, 2024 का चुनाव आप जीते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई थी, अब देखिए हरियाणा में उन्होंने भजन लाल की जगह नायाब सिंह सैनी को आगे किया और मुख्यमंत्री बनाए, हरियाणा जीत गए है। और देखिए दो चीजें और भी है, आपके नेता कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 40,000 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे महिलाओं के। इसी तरह का वादा तेजस्वी ने भी किया था, लेकिन भारतीय जनता एनडीए की सरकार ने बिहार में 10-10 हजार रुपए दिया और वो चुनाव जीत गया। तो सवाल ये उठता है कि जब उनके पास पूरी मशीनरी है, पूरा तंत्र है, और वो लगातार और किसी दलित पिछड़ों को आगे करके उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, तब आपका पीडीए कहां धरातल पे रहेगा, ये सवाल है सर। क्योंकि बिहार में तो उनके पास नीतीश कुमार के रूप में एक पीडीए समाज का नेता था और ट्रस्टेड नेता था, 20 साल से मुख्यमंत्री थे। पाठक जी वो नौमन वाली कहावत सुनी है आपने? हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस विषय पे नौमन है अभी, और अगर नहीं है तो आप ही कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई पीडीए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में दे दिया तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी और लगभग 14 से 15 करोड़ वोटर पिछले 2 से 2.5 साल से ये तमाशा देख रहा है कि दिल्ली वाले लखनऊ की गाड़ी पलटना चाहते हैं, दिल्ली वाले लखनऊ की गाड़ी पलटना चाहते हैं, और लखनऊ वाले कह रहे हैं कि हम दिल्ली की गाड़ी पलट देंगे, आप हमारी गाड़ी पलटेंगे। ये तो हर आदमी बोल रहा है।
मैं वही तो आपसे कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र नहीं है, उत्तर प्रदेश हरियाणा नहीं है, और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ या राजस्थान भी नहीं है। यहां का पीडीए अपनी सोच से इतना मजबूत बैठा है पाठक जी, कि जो कहते हैं सनातन संस्कृति के नाम पे बात करिए। एक हफ्ते से गोदी मीडिया पे लगातार चर्चा चल रही थी कि निषाद बहन को बनाएंगे, कुर्मी भाई को बनाएंगे, कश्यप समाज से किसी को लेके आएंगे, लगता है दलित चेहरा दिल्ली लेके जाएंगे। दलित चेहरा दिल्ली पहुंचा। आप पाठक जी इस बात को क्यों नहीं मानने को तैयार हैं कि बिहार का अध्यक्ष अमित शाह बने हैं, दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बने हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह बने हैं। अगर इस बात को झुठला सकते हैं तो कहिए। पंकज जी अपने जिले के बाहर कभी नहीं निकले हैं पाठक जी, अगर वो गए हैं तो दिल्ली गए हैं। आप मेरी बात का मर्म समझिए। नहीं भाई, अगर आप इस लॉजिक से बात कर रहे हैं तो आपके जो अध्यक्ष हैं पाल साहब, उनको कितने लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में? जब आपने अध्यक्ष बनाया तब ना लोग जान रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है पाठक जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं सच बता रहा हूं। आपने लोकसभा चुनाव में बनाया, अध्यक्ष अचानक से बनाया, तब ना लोग उनको जाने। उसके पहले कौन जानता था? मैंने तो नाम नहीं सुना था। ये तो सवाल इतना अच्छा है, मैं इसके बारे में बता देता हूं पाठक जी, आपके माध्यम से दर्शकों को जानकारी दे दूं। श्यामलाल पाल जी ने 40 साल शिक्षा तंत्र में देश की सेवा की है, हजारों नौजवानों को शिक्षित किया है, तैयार किया है। उनके उसी सिस्टमैटिक जो उनका एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करते हुए संगठन में मौका दिया है। दूसरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार पीडीए की सभी जातियों में, सभी वर्ग में नेतृत्वशीलता चाहते हैं, इसलिए पाल समाज से श्यामलाल पाल जी को प्रयागराज से लाए हैं। और जब से वो आए हैं, महीने में 25 दिन लखनऊ के बाहर किसी ना किसी जिले में रहते हैं। और मैं व्यक्तिगत अपने सैनिक प्रकोष्ठ संगठन की बात कर सकता हूं कि किसी सिपाही को छोटी चोट भी लगी हो तो वो उनके दरवाजे पे जाके बैठ के और सर पे हाथ फेर के आए हैं। कम से कम प्रदेश स्तर का नेता किसी एक छोटे कार्यकर्ता के पास नहीं जाता। दूसरी बात, जहां तक आप श्यामलाल पाल जी की चेहरे की बात कर रहे हैं पाठक जी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हर पटल पे लगातार कहते आ रहे हैं और एक ही निवेदन करते आ रहे हैं मीडिया से कि भाई आपका पूरा टाइम भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है, हम ये समझते हैं, लेकिन हम विपक्षी दल हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल हैं और इस समय देश के तीसरे नंबर का राजनीतिक दल हैं। थोड़ा बहुत समय निकाल के हमको भी दिखा दिया कीजिए। वो तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी नहीं दिखाना चाहते, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को कैसे कवरेज देंगे पाठक जी? और जैसे चुनाव आयोग अमित शाह जी से निर्देश लेने लगा है, मीडिया तो बहुत पहले से ले रहा है, हमसे बेहतर तो आप जानते हैं। तो श्यामलाल पाल जी टीवी पे नहीं दिखते पाठक जी, लेकिन वो चौपाल में जरूर दिखते हैं, गांव-गांव दिखते हैं, पीडीए समाज के बीच दिखते हैं, और ये बक्से ईवीएम के बताएंगे पाठक जी। तो इसी तरह से भाई पंकज चौधरी को भेजा गया है। भाई 1991 से भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सदस्य हैं, आरएसएस से भी करीबी रिश्ते हैं, तो वो भी तो मैदान में उतरेंगे भाई साहब। अभी चुनाव की घोषणा 13 महीने बाकी है। मैं सहमत हूं, बिना किसी बैगेज के आए हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं। वो मेरा भाई आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई जिन वोटरों को आप ले गए हैं पीडीए के नाम पर जी, उनको अपने पाले में खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करेगी। आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या योजना है? क्या अखिलेश जी सुनिए, अभी तक समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकार बनी है। 4 बार में 3 बार नेताजी मुख्यमंत्री बने, 1 बार अखिलेश यादव जी बने हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी इस बार नान यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है? देखिए बड़ा सवाल है, क्योंकि आप बात तो कर रहे हैं कि आप हक देंगे, नो डाउट, लेकिन सवाल यह है कि अगर उत्तर प्रदेश में आज तक एक कल्याण सिंह है लोध बिरादरी के नेता, किसी को और कोई और राम प्रकाश गुप्ता ओबीसी में नहीं आते हैं। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची देख लीजिए, या तो ब्राह्मण बना है, या राजपूत बना है, या यादव जी बने हैं, या बहन जी बनी है। तो ना नान जाटो मुख्यमंत्री बनना उत्तर प्रदेश का, और एक लोध एक अपवाद है, कल्याण सिंह बहुत कम समय के लिए रहे हैं। तो आप क्या इस तरह का कुछ सोच सकते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव की छवि तो राष्ट्रीय स्तर के नेता की हो गई है। उनको तो मुझे लगता है कि देश अब नरेंद्र मोदी को अल्टरनेटिव के रूप में देख रहा है। जिस तरह से वो जा रहे हैं, बेंगलोर में विजन इंडिया का प्रोग्राम किया उन्होंने, हैदराबाद किया,
तो पढ़ा लिखा तबका तो उनको सुनना चाहता है, उनकी बातों को उनको देखना चाहता है। तो ये इस पे क्या काउंटर करेंगे आप? क्योंकि आपके ऊपर क्या आरजेडी हो या आप हो, आप पे आरोप लगता है कि ये मुस्लिम यादवों की पार्टी है। ये आपने लोकसभा चुनाव में इसको तोड़ा, मिथ तोड़ा आपने, 4 ही मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन 5 यादव दिए, 5 परिवार के दिए टिकट। आपने बहुत विस्तार से सवाल पूछा पाठक जी, विस्तार से समय दीजिएगा, जवाब दूंगा पूरी। मैं बिल्कुल सुनूंगा सर, मैं तो सुनना चाहता हूं। देखिए ऐसा है पाठक जी, ऐसा है ना, कोई चोर आपके गांव में आता है, 2-4 दिन मीठी मीठी बातें करता है, 2-4 उसके शिकार हो जाते हैं, उसके बाद उसकी चर्चाएं पूरी गांव में, शाम को चौपाल में लोग बीड़ी जलाकर तंबाकू खाकर करते हैं, चाय पीकर करते हैं। उसके बाद वो चोर गांव के आसपास भी दिखता है ना, तो गांव के कुत्ते भी उसको दौड़ा लेते हैं, आदमी छोड़ लीजिए, यही वो है। और जो आप बात कह रहे हैं ना, मैं और खुल के कह देता हूं, बोला पिछड़ों का सारा यादव ले गए और दलितों का सारा जाटव ले गए। अरे ये तो घिसा हुआ साबुन की बट्टी, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है पाठक जी। और क्या क्या बचा है वो बता देता हूं आपको। कल्याण सिंह जी के सुपुत्र स्वयं अपनी सीट से चुनाव हार गए, और हमीरपुर को लोधियों का गढ़ कहा जाता है। वहां से जो सांसद बने हैं वो लोधी ही बने हैं। जानते हैं किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी। हाँ मालूम है, वो तो पता है। और कुर्मियों से 5-6 नहीं पाठक जी, 7 सांसद बने हैं, 11 में से 7। और अगर बाकी का 4 का रिजल्ट अगर आप देख लेंगे तो आपको फूलपुर, अलीगढ़ और फर्रुखाबाद जैसी घटनाएं दिखेंगी। तो ये जो आपने कहा है ना कि हम पीडीए का एक बड़ा हिस्सा ले गए हैं 24 के चुनाव में, आप मेरे से उम्र में और अनुभव में, सामाजिक जीवन में मेरे से वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा धृष्टता के साथ करेक्शन करना चाहूंगा। हम पीडीए को नहीं ले गए पाठक जी, पीडीए ने हमसे कहा है कि आप आगे आगे चलिए, हम आपको मजबूत करेंगे। अब हमको पीडीए की सरकार चाहिए, अब हमको हक चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, अपनी संख्या की गिनती चाहिए, और सचिवालय मंत्रालय में गिनती के हिसाब से चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि MY, क्योंकि फिर गली गली लोग TBV बोलने लगे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जैसे ही लोग MY कहते हैं, हमारे बोलने से पहले पीडीए का जनमानस खड़ा हो जाता है, कहता है फालतू की बात मत करो, नहीं अभी हम TBV की कहानी सुनाने लगेंगे। तो इसलिए बात करनी है तो ये बताओ कि हम शाक्य हैं, हमको भाजपा ने क्या दिया? तो दूसरा बोलता है हम पाल हैं, हमको भाजपा ने क्या दिया? तो तीसरा कश्यप है, बोलता हमको भाजपा ने क्या दिया? अब जो लोधी 60 और 70 के दशक से संघ के प्रभाव में वोट देता रहा है, उन्होंने सीधा सीधा सवाल दिया है कि अब हम भाजपा को कुछ नहीं देंगे। वो हमने 24 में बता दिया, और 27 में हम अपना लेंगे, ये भी हमने 24 में बता दिया। तो अब जातियों की जो जनगणना की स्थिति के लिए भाजपा तैयार हुई है कि हम गिनेंगे, उन्हीं ने तो पाठक जी हलफनामा दिया था कि जातिवार जनगणना करके हम विद्वेष नहीं पैदा करेंगे। आपको क्या लगता है कि पीडीए के बच्चों के पास गुर्बत में है तो हाथ में स्मार्टफोन, मोबाइल नहीं? वो अखिलेश जी के कहने से नहीं चल रहे पाठक जी। उन लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी पीडीए की हक की बात करेगा, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, और वर्तमान परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को पलटने में और हमारे हक हुकूक की बात करने की पूरे पीडीए जनमानस ने तय किया कि अखिलेश यादव जी हमारा नेतृत्व करेंगे। अब भाजपा को डुगडुगी बजाने दीजिए गांव गांव पाठक जी। हम भी देखते हैं कि संघ वाले झोला टांग के कौन कौन सी गली में जाते हैं, क्योंकि वो 11 साल का हिसाब मांगने लगते हैं कि नॉट फाउंड सूटेबल का मतलब समझा दीजिए, झोला रख के तखत पे हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। जिसको आप अनिल यादव आयोग या यादव आयोग प्रयागराज लोक सेवा आयोग को बोलते थे, अब वो उनसे पूछने लगे हैं कि यार ये बताओ, जितने यादव सपा सरकार में होते थे उससे ज्यादा तो भाजपा सरकार में भर्ती हो रहे हैं, जबकि तुम लोग पीछे पड़े हो, कभी हाफ इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर, कभी बुलडोजर। तो वो वाले वो 56-86 का हिसाब तक नहीं दिए 11 साल में, और यहाँ यादववाद, यादव नाम के नाम पे जहर फैलाने आए हो। तुमने हमको क्या दिया उसका हिसाब दे दो। तो पाठक जी 11 साल का हिसाब निकलता है नील बटे सन्नाटा, और उसकी डेफिनेशन निकलती नॉट फाउंड सूटेबल। तो पीडीए ने ये डिफाइन कर दिया है कि बीजेपी इज नाउ NFS, नॉट फाउंड सूटेबल फॉर पीडीए वोट। मैं आपको बहुत अंतरात्मा से और बहुत मार्मिक मन से ये बात कह रहा हूं जी।
मतलब पीडीए बीजेपी को वोट नहीं करेगी, चाहे वो किसी को अध्यक्ष, किसी पीडीए समाज के लोग को अध्यक्ष बना दे या मुख्यमंत्री बना देगा। आप यही कह रहे हैं ना? पीडीए भाजपा का असली चेहरा समझ। मैं इसमें थोड़ा दुरुस्त कर दूं पाठक जी। हाँ। पीडीए कह रहा है अब हम स्वयं को वोट देंगे। ये जो फोटो दिखाने का सिस्टम देश की राजनीति से हम समाप्त करेंगे कि आप फोटो दिखा लीजिए और हमारे वोट ले जाइए। अब जो हमको हिस्सा देगा हम उसको वोट देंगे। वो सीधा सीधा बार्टर सिस्टम पे सीधा सीधा दुकान खोल के बैठ गया है। जो हमारा हिस्सा हमको देगा वो हमारा वोट लेके जाए। हमको फोटो वोटो नहीं चाहिए, अपने पास रखिए सब फोटो। तो चलिए सर, देखते हैं। अब आपका कहना है कि पीडीए जो है भाजपा के साथ, अब भाजपा के बहकावे में नहीं आने वाला, भाजपा के झांसे में नहीं आने वाला है। पिछले 9 साल में उसकी आंखें खुल चुकी हैं और वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। अगर खड़ा रहता है तब तो आप चुनाव, पीडीए तैयार है। मैं फिर दुरुस्त कर दूं पाठक जी, पीडीए तैयार है। नहीं, अगर आप पीडीए को ही वोट देंगे। लोकसभा चुनाव में जो आपके पास वोट परसेंटेज था, अगर वो 44% इंडिया के पास, गठबंधन के पास वोट शेयर रहा, तो सरकार तो आपकी बनेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 230 विधानसभाओं में आपकी लीड थी। अगर आपने 2024 का वोट शेयर 2027 से मेंटेन किया तब तो आपकी सरकार बन रही। मैं आज ही बधाई देता हूं। लेकिन अगर भाजपा ने हमको बधाई मत दीजिए, हाँ, मैं यहां फिर रोकूंगा। हमको बधाई मत दीजिए। पीडीए ने डिसाइड किया है कि पीडीए की सरकार बनाएंगे, हम सामाजिक न्याय लाएंगे, सबको अपने बराबर हिस्से की बंटवारा हम बैठ के खुद करेंगे। अब हम किसी से मांगेंगे नहीं, अब हम खुद बैठ के सबका हिस्सा आपस में बैठ के बांटेंगे। गिनती करने के बाद बांटेंगे, गणित के हिसाब से बांटेंगे, ताकि संख्या में कोई गड़बड़ी ना हो। हम सरकार स्वयं बनाएंगे, स्वयं को वोट से बनाएंगे और स्वयं ही सत्ता पे बैठेंगे। अब पीडीए बैठेगा, लेकिन एक पीडीए ने हुंकार और भरी है पाठक जी, वो बताना भूल गया। पीडीए ने ये तय कर दिया है कि इस देश में कोई राष्ट्रीय दल हो, कोई क्षेत्रीय दल हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई अध्यक्ष हो। अब ये स्थितियां देश में तैयार हो गई हैं कि पीडीए को कोई भी दल अब ओवरलुक करेगा तो राजनीतिक क्षितिज से समाप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा राजनीतिक परिदृश्य से। अब पीडीए करना पड़ेगा हर दल को, ये पीडीए ने तय किया है जी। चलिए सर, अब आपने बड़ी बात कह दी है। फिर मिलते हैं किसी और विषय पे। आज आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। जय हिंद।